Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PL लोधा। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 1 जो कि NCERT 11th की बुक से लेकर आया हूं। देखिए, RBSC की 11th और 12th की बुक से जो टेस्ट है वो चल रहे हैं और आज से NCERT 11th और 12th की जो बुक है उससे भी आपके लिए टेस्ट लेकर आया हूं। तो साथियों, मात्र 123 ही दिन आपके पास बचे हैं। अब इन 123 दिनों में आप कितनी तैयारी कर पाते हो, अपना स्कोर क्या कर पाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो बिल्कुल तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूलें। बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन देखने को इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, प्रश्न नंबर 1 है, किसी अनानुबंधित उद्दीपक के प्रति बगैर सीखी हुई अनुक्रिया कहलाती है। पहला विकल्प है अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया। तो मित्रों, दिए गए विकल्पों में से आपको आंसर देना है। एक बार प्रश्न को अच्छी तरह से समझिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, किसी अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक कौन सा है जो अनुबंधित नहीं है, मतलब भोजन के प्रति बगैर सीखी हुई अनुक्रिया। तो भोजन से जो अनुक्रिया होगी उसको हम क्या कहेंगे साथियों, अनुबंधित अनुक्रिया। क्या कहा जाता है उसको, अनुबंधित अनुक्रिया। उसको उद्दीपक तो आप कह ही नहीं सकते हो, और अनुबंधित उद्दीपक उसको नहीं कहा जाएगा। क्यों, सॉरी, अनुबंधित अनुक्रिया उसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो भोजन के प्रति हो रही है। तो साथियों, दूसरा ही विकल्प आपका यहाँ सही है। अगर यहाँ रहता एक अनुबंधित उद्दीपक के प्रति, अनुबंधित उद्दीपक के, तो फिर वहां पर अनुबंधित अनुक्रिया हो जाती। इसलिए साथियों दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2, अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला को उनकी प्रस्तुति के सुनिश्चित क्रम में सीखना कहलाता है। वाचिक अधिगम, शाब्दिक अधिगम, कर्मिक अधिगम और सभी। तो साथियों देखिए, अनुक्रिया, कोई भी क्रिया जब आप करते हो उसकी एक निश्चित श्रृंखला है और उनकी प्रस्तुति के एक निश्चित क्रम में ही अगर आप उसको सीखते हो तो उसको वाचिक नहीं, शाब्दिक नहीं, बल्कि कर्मिक, एक निश्चित क्रम में सीखना कर्मिक अधिगम कहलाता है। वाचिक में तो भाषाई संबंधी, शाब्दिक में भी वही शब्द, संकेत, ऐसी चीजें होती है। तो साथियों तीसरा ही विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, प्राचीन अनुबंधन में एक समाप्त हुई अनुबंधित अनुक्रिया का एक विश्राम अवधि के बाद पुनः प्रकटीकरण कहलाता है। विभेदन, सामान्यीकरण, विलोपन और स्वतः पुनः प्राप्ति। तो प्रश्न की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। क्या पूछ रहा है कि जो प्राचीन अनुबंधन है उसमें जब कोई अनुबंधित अनुक्रिया एक विश्राम अवधि के बाद पुनः प्रकटीकरण हो उसका, मतलब जब अनुबंधित अनुक्रिया खत्म हो जाती है, अनुबंधन खत्म हो जाता है, लेकिन एक विश्राम अवधि मतलब कुछ समय बाद यदि अनुबंधन वापस होता है, अनुबंधन का प्रकटीकरण होता है, तो उसको स्वतः पुनः प्राप्ति कहेंगे। जबकि विलोपन में क्या होता है, अनुबंधन का विलोप हो जाता है साथियों। विभेदन में जो व्यक्ति या अधिगम करता है वो एक या एक से अधिक जो उद्दीपक है उनके मध्य विभेद करना सीख जाता है। सामान्यीकरण में विभेद करना नहीं सीखता है साथियों, दूसरे उद्दीपक के प्रति भी अनुबंधित अनुक्रिया वो कर देता है। तो यहाँ चौथा विकल्प सही है। एक एक विकल्प को बताने की मैंने कोशिश की है, आशा है आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 4, पियाजे के अनुसार वह कौन सी अवस्था है जिसमें नवजात शिशु शारीरिक और पेशी क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का संयोजन कर संसार की एक समझ विकसित करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था, मूर्त अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। प्रश्न देखिए, प्रश्न जिसमें नवजात शिशु, तो पहली चीज तो है कि औपचारिक होगा नहीं, क्योंकि औपचारिक में तो वो किशोर होने लग जाता है। मूर्त नहीं होगा, वो बालक होने लग जाता है। तो मतलब पहला या दूसरा हो सकता है, क्योंकि नवजात शिशु उसी में आएगा। वो शारीरिक और पेशी क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभव,
तो साथियों संवेदी अनुभव से ही आप इस क्वेश्चन को पकड़ सकते थे। ये कौन सी अवस्था है? संवेदी प्रेरक अवस्था। मित्रों प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे चलेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है? एक रेस्तरां में भोजन करना उदाहरण है आत्म का, स्वयं का, आत्म सिद्धि का और स्क्रिप्ट का। तो साथियों एक रेस्तरां में भोजन करना ये एक स्क्रिप्ट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये स्क्रिप्ट का। ठीक है, 5वां प्रश्न चौथा विकल्प सही। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है साथियों, एक संज्ञानात्मक संरचना जो किसी व्यक्ति के प्रत्यक्षण को संगठित व निर्धारित करती है कहलाती है स्कीमा, समाकृति, शलाका और सभी। तो साथियों संज्ञानात्मक संरचना से ही आप समझ चुके होंगे। संज्ञानात्मक संरचना होती है ज्ञान की संरचना जो किसी व्यक्ति के प्रत्यक्षण को, कि आप किसी भी चीज के प्रति समझ विकसित करते हो, किसी भी चीज को महसूस करते हो, किसी भी चीज को देखते हो, उसको संगठित और निर्धारित करती है। तो उसको स्कीमा भी कहेंगे और इसको समाकृति भी कहा जाता है। मतलब स्कीमा और समाकृति दोनों एक ही चीज है। जैसे एक ही चीज का मतलब जैसे एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं, तो ऐसे ही स्कीमा और समाकृति दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है साथियों। तो छठे में पहला विकल्प भी सही है और दूसरा विकल्प भी सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है साथियों, गर्भधारण से जन्म का समय कहलाता है गर्भावस्था, जन्मावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था और सभी। तो साथियों गर्भधारण से मतलब जब बालक गर्भ में रहता है लगभग 9 महीने, तो वहां तक का जो समय है उसको गर्भावस्था भी कहा जाता है और प्रसव पूर्व अवस्था भी कहा जाता है। मैंने ऑप्शन 2 भी सही कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं जहाँ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 कितने भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा विकल्प सही है, सबसे बेस्ट का चयन आपको करना पड़ेगा। तो साथियों ये ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, प्रथम और तृतीय दोनों ही विकल्प सही है, क्योंकि गर्भधारण से जन्म का समय गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था कहते, जन्मावस्था नहीं कहते उसे। ठीक है, इसलिए चौथा भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया जिसमें बालक दूसरों का प्रेक्षण व अनुकरण करके सामाजिक एवं संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है कहलाती है अभिप्रेरणा, मॉडलिंग, संवेग और मूल प्रवृत्ति। तो देखिए सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया जिसमें बालक दूसरों का प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? दूसरों का निरीक्षण करना। किसी को आप देखते हो, किसी के व्यवहार को देखते हो, मतलब प्रेक्षण कर रहे हो, और उसका अनुकरण किया, और उस व्यवहार का अनुकरण मतलब उस बालक उस व्यवहार को करता है। तो ऐसे व्यवहार से बालक सामाजिक और संज्ञानात्मक व्यवहार सीख रहा है, तो उसको कहा जाता है मॉडलिंग। क्या कहा जाता है? उसको मॉडलिंग कहा जाता है साथियों। अभिप्रेरणा उसको नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे मॉडलिंग। मूल वृत्ति जन्मजात होती है, संवेग मूल वृत्ति के परिणाम है, और अभिप्रेरणा किसी चीज से प्रेरित होते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 9। तो 9वां क्वेश्चन है, वह तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचता है आगमनात्मक तर्कना कहलाती है, निगमनात्मक तर्कना कहलाती है, संरचनावादी तर्कना कहलाती है और संश्लेषण तर्कना कहलाती है। तो मित्रों प्रश्न देखें, आसान, बड़े ही आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो। कैसे? कि वह तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा, यहां तक तो कुछ है नहीं, विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जाता है, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ऐसा तो भाई निगमनात्मक में तो नहीं होगा, बल्कि ऐसा होता है आगमनात्मक तर्कना में। किसमें होता है? आगमनात्मक तर्कना। आगमनात्मक जो विधि है उसमें भी तो ये सिद्धांत चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो मित्रों प्रश्न 9 में प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न 10 देखेंगे अब। 10वां क्वेश्चन है, टहलना एक उदाहरण है। कोई व्यक्ति टहल रहा है, तो किसका उदाहरण है? सूक्ष्म पेशीय कौशल का, स्थूल पेशीय कौशल का, दोनों का, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों
टहलना, टहलना, चलना, दौड़ना, ये तो स्थूल पेशीय कौशल हो गए। लिखना वगैरह ये है सूक्ष्म पेशीय कौशल। इसलिए दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 10 में। सभी मित्रों को टेस्ट अच्छा लग रहा होगा, प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले साथियों। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले, क्योंकि मैं एग्जाम तक आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 11वां क्वेश्चन है, किस गोलार्ध द्वारा प्रमुख पेशी और संज्ञानात्मक कार्यों का नियंत्रण रहता है? विकल्पों को अच्छी तरह से देखिए मित्रों। प्रश्न 11 में बायां गोलार्ध, दायां गोलार्ध दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सोच समझकर आंसर दीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो साथियों इसका सही आंसर बताना है प्रश्न 11 में कि वो मस्तिष्क का कौन सा गोलार्ध है जो पेशीय मतलब जिसे आप कोई भी क्रिया, टहलना वगैरह के खेल खेलते हो, तो ये सभी चीज़ें, और जो संज्ञानात्मक कार्य है मतलब ज्ञान से संबंधित, ये बाएं गोलार्ध के नियंत्रण में रहती है। कौन से गोलार्ध के नियंत्रण में रहती है? बाएं गोलार्ध के। प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, ऐसा चिंतन जो मौलिक हो, आविष्कारशील हो और लचीला हो कहलाता है? अभिसारी चिंतन, तार्किक चिंतन, अपसारी चिंतन और काल्पनिक चिंतन। तो साथियों प्रश्न बड़ा ही इजी है। मौलिक मतलब नया, आविष्कारशील कोई चीज बने जिससे, लचीला जिसमें परिवर्तन किया जा सके, तो ऐसे चिंतन को कहते हैं अब अपसारी चिंतन, या फिर इसको सर्जनशील चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सर्जनशील चिंतन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मित्रों तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 12 में। देखिए काल्पनिक तो कल्पना से संबंधित चिंतन होता है, तार्किक में तर्क दिए जाते हैं, और अभिसारी चिंतन जो कि निगमनात्मक चिंतन भी कहलाता है साथियों। प्रश्न 13, दो समान अवांछनीय लक्ष्यों के बीच द्वंद्व प्राय जिसका समाधान नहीं हो पाता है कहलाता है? उपागम उपागम द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व, परिहार उपागम द्वंद्व और परिहार परिहार द्वंद्व। तो साथियों प्रश्न क्या पूछ रहा है? दो समान अवांछनीय, अवांछनीय का मतलब है जिसको आप नहीं चाहते हो, जो आपके लिए वांछित नहीं है, जिसको आप नहीं चाहते, मतलब दोनों को आप नहीं चाहते हो और फिर भी उनके बीच में द्वंद्व है, तो उसका समाधान भी आप नहीं कर पाते हो, तो ऐसे द्वंद्व को क्या कहेंगे? जिसे इसका एक उदाहरण बताऊं, घर वालों ने दो लड़कियां बताई आपको, दोनों ही पसंद नहीं है, घर वाले कह रहे हैं कि शादी तो इनमें से एक से करनी ही पड़ेगी। अब आप यूं देख लिया कि फिर आप सोचोगे कि यार इससे करूं या इससे, करना तो दोनों से नहीं चाहते क्योंकि दोनों ही पसंद नहीं है, तो फिर वहां पर जो द्वंद्व आएगा उसको कहेंगे परिहार परिहार द्वंद्व। क्या कहेंगे साथी उसको? परिहार परिहार द्वंद्व, मतलब दोनों ही तरफ आगे कुआं पीछे खाई, वो वाली स्थिति है ये। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 13 में। प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 14 आपके है, देखिए प्रश्न नंबर 14 को, किसी उद्दीपक के पता लगाने की आवश्यक न्यूनतम तीव्रता कहलाती है? विभेदन, निरपेक्ष, सीमांत, समंजन और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूं, प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए कि कोई भी उद्दीपक हो उसका पता लगाने के लिए एक न्यूनतम तीव्रता की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि भाई एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, उसको कहेंगे निरपेक्ष सीमांत। क्या कहेंगे साथियों उसको? निरपेक्ष सीमांत। विकल्प नंबर 2 आपका सही है प्रश्न 14 में। और आज का अंतिम और 15वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें साथियों, क्योंकि आपका लाइक शेयर मुझे मोटिवेट करता है। प्रश्न नंबर 15, यह विश्वास की निर्जीव वस्तुओं में जीवन जैसे गुण होते हैं और वे कार्य करने में सक्षम होते हैं कहलाता है? जीववाद, अहम केंद्रवाद, भाव प्रबोधन और उपलब्धि की आवश्यकता। तो मित्रों प्रश्न 15 का जो कौन सा विकल्प है सही रहेगा? देखिए अहम केंद्रवाद में तो बालक क्या करता है, हर वस्तु को खुद पर केंद्रित मानता है, जैसे सूरज मेरे साथ चलता है, तारे मेरे साथ चलते हैं, ये सभी चीजें। उपलब्धि की आवश्यकता में व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाहता है, नए नए काम करना चाहता है, समाज में कुछ जैसे अपन कहते हैं ना समाज में इज्जत, वो वाली चीज है। पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सभी चीजें उपलब्धि की आवश्यकता।
और बाकी जीववाद का मतलब है प्रत्येक वस्तु को जीवित मानना, चाहे वो निर्जीव हो। जैसे पत्थर से अगर बालक टकरा जाता है, रोता है, तो बालक पत्थर को मारने लगता है, क्यों? क्योंकि वो समझता है कि इसमें जीवन है, तो उसको कहा जाता है जीववाद। प्रथम विकल्प सही है साथियों। प्रश्न 15 में आज के ये 15 प्रश्न थे। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो वीडियो को पूरा देखा। बाकी फायदा आपका 101% होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।